नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग ये जो हमारे पीसीएस मेंस के लिए पेपर 5 और 6 चल रहा था, उसमें ये हमारे पेपर 6 का वीडियो अगला है। इसमें यूनिट 1 हमारी छूटी हुई थी, उसको यूनिट 1 को हम लोग देखते हैं और बाकी बची हुई चीज़ों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 ये पेपर 6 है। पेपर 6 के ये पूरे नोट्स हैं, आप नोट्स लेना चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। ये आप और ये पूरा इसका आंसर राइटिंग भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 6 का, तो आंसर राइटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 10 जून से शुरू हो रही है। 10 जून से आपकी आंसर राइटिंग शुरू हो रही है, पेपर 5 और 6 की दोनों की शुरू हो रही है और ये जब तक चलती रहेगी आपकी, जब तक कि मेंस नहीं होता है। मेंस तक लगातार इसमें डेली आंसर मिलेंगे, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो पूरी फीस टोटल है 999 रुपये, तो वन टाइम ये पे है। उसके बाद ये लगातार कई कई बार इसमें सिलेबस आपका फिनिश करा दिया जाएगा, डेली आपसे लिखवाया जाएगा, तो इतना आपको बेनिफिट हो जाएगा। और पेपर 1 भी स्टार्ट हुआ है 1 जून से, तो जो लोग करना चाहते हैं पेपर 1 तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 8527434727 पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और क्रैश कोर्स जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अभी 4500 रुपये इसकी फीस है क्रैश कोर्स की। वीडियो, 1 ईयर आंसर राइटिंग, हैंड रिटन नोट्स सारे मिलेंगे, गाइडेंस प्रोग्राम है, वीडियो क्लास है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसमें मॉडल आंसर भी आपके साथ रहेंगे, प्लस अच्छी कॉपियों को टैग किया जाएगा। जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं वो सारी चीज़ें आपकी, जो लोग पुराने छात्र हैं वो जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, और प्री की क्विज़ करनी है तो प्री की क्विज़ आप 99 में कर सकते हैं। ये आपका मंथली जो चलता है आंसर राइटिंग 599 का, तो पेपर 1 इसमें स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और नोट्स लेना है तो नोट्स भी ले सकते हैं आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करके। तो ये यूनिट 1 है जो हमारी छुट्टी हुई थी। तो देखिए पेपर 6 का मैटर बहुत कम है मार्केट में, और जिस तरीके से है उससे क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत रामबाण सिद्ध हो जाएगा अगर आप इसको देख लिए सही से तो। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले यूनिट में क्या है, बेसिकली ये जो यूनिट है वो करंट से रिलेटेड है पूरी। तो करंट तो यहाँ नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि ये लास्ट में ही आपके लिए दिया जाएगा। और मेन जो पॉइंट है इसके, जो बेसिक है वो इसमें पूरा कवर करा दिया गया है। जैसे यूपी का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व, तो ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं ये सारी कवर है। बस बजट में आपकी जो करंट की चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आर्थिक प्रदेश से आपको किससे देखना है, नए बजट से देखना है, ये वाला वो लास्ट में दे दिया जाएगा बजट है। अब देखिए इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसमें दिया गया है, जैसे अर्थव्यवस्था और राज्य बजट की विशेषताएं आप देख सकते हैं। जैसे यूपी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो ये आप यहाँ देख लीजिए। देखते हैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा। यूपी की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखिए, कुछ तो दो भागों में बांट के देख लेते हैं, परंपरागत और नवीन। परंपरागत में क्या है विशेषताएं, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना है, लगभग 28.4%। और भी कुछ बदलाव होता है, वैसे आप एक आध साल पुराना भी डेटा लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इतना बदलाव नहीं होता है। जो योगदान है वो उतना ही लगभग रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट में हो जाएगा, तो आप इसे देख सकते हैं। नहीं तो नए बजट से यहाँ पे डेटा को आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और कृषि कर्मकारों का जो प्रतिशत है यूपी में, तो वो 59.3 है प्रतिशत है। और उसमें भी देखिए 29% कृषक हैं और बाकी कृषि श्रमिक है 30.3%। ठीक है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये तो जानते हैं 77.7% लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। आर्थिक विषमता पाई जाती है, भौगोलिक, जैसे 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। पीसीआई देखिए, तो शीर्ष 10% के पास 50% से अधिक संपत्ति है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जिसको बोला जाता है। तो ये सारी विशेषताएं परंपरागत। जनसंख्या का दबाव है, जैसे ये भारत की जनसंख्या का कितना है यूपी में निवास करता है, 16.5% 2011 की जनगणना के अनुसार। 829 इसका क्या है, जनघनत्व है, तो जनसंख्या का दबाव भी है। तकनीकी पिछड़ापन है, जैसे इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में यूपी का 7वां स्थान था, ये दिखा सकते हैं। अब कोई नया आए तो यहाँ पे नई को आप ऐड कर दीजिए। निम्न स्तरीय मानव संसाधन है, एसडीआई में निचले स्थान पे है। पूंजी का अभाव देखने को मिलता है। प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ प्रचुरता है, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं नवीन वाली में, तो इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था है। नवीन वाले में क्या दिखाएंगे, तो अब नियोजित अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि संसाधनों को इवेल्युएट करके चीज़ों को उसके हिसाब से ही आगे कोई योजना या परियोजना बनाई जाती है, जितने संसाधन है उसी के अकॉर्डिंग। तो नियोजन उसका अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहीं। ये नियोजन के हिसाब से योजना आयोग जब कार्य करता था। 2017 के बाद आपको पता है कि नीति आयोग ये कार्य करने लगा है। पहले ही करने लगा था, लेकिन 17 तक योजनाएं चली। 2017 के बाद में नीति आयोग ने ये इसमें 3 चीज़ों में बदलाव किया पंचवर्षीय में। एक तो लाया उसकी जगह 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, एक 7 वर्षीय जो है विजन दस्तावेज लाया, 15 वर्षीय रणनीति आई। तो ये तीनों आप दिखा सकते हैं, बाई डायग्राम इस तरीके से बना के भी दिखा सकते हैं, तीनों को लिख के, है ना। तो अलग अलग प्रेजेंटेशन का तरीका है। देखिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ें सारी वही हैं, हर जगह पढ़ते होंगे, चीज़ें वही हैं, सारी बुकों में पढ़ लेंगे, लेकिन वही प्रेजेंटेशन आप कैसा देते हैं वो आपका मायने रखता है। तो जीएसडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है, ये भी आपका जो नवीन विशेषताओं में डालेंगे। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है यूपी की, तो ये आप पिछले बजट से और नए बजट की तुलना कर सकते हैं कि इतना था और इतना अब है। तो ये नए बजट जब आएगा तो यहाँ ऐड कर लीजिएगा।
और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे भूमि हदबंदी हो रही है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाएं लागू हो रही हैं, तो इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग सेवाओं का विकास हो रहा है, निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, जैसे द मिलियन फार्मर्स स्कूल, किसान पाठशाला जो बोले जाते हैं, वो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की है, डीबीटी सुविधा इसमें दी जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये मेन की पॉइंट है। अगर ये तैयार है आपके, बस इनके साथ डेटा को आपको ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं आपको इधर उधर से पढ़ना। आधुनिक सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे इसे बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जैसे ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर है, तो इनको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब यूपी का बजट देख लेते हैं, जो इसका बेसिक है बजट का। करंट का डेटा नहीं रहेगा इसमें, करंट का अभी से आपको याद भी नहीं रहेगा, लास्ट समय ये दिया जाएगा जो भी बदलाव होंगे। बजट में क्या देखो, बजट का मतलब क्या है, संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार राज्य के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवंटित करने की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा दी गई है प्रोफेसर सीएल बेस्टिल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? प्रोफेसर सीएल बेस्टिल के द्वारा। तो इस परिभाषा को बजट आए कहीं भी तो परिभाषा भी आप डाल सकते हैं। वित्तीय वर्ष जो है आर्टिकल आपको किस में दिया है, जो आर्टिकल 202 है उसमें राज्य के बजट की क्या दिया है, प्रावधान आपका बजट का 202 में दिया है स्टेट का। और ये वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए बजट के क्या क्या हैं, तो 202 आर्टिकल में उसका क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, उसमें दी व्यवस्था। और क्या दी है ये आप पढ़ के भी नोट डाउन यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सारी डिटेल लिखना यहाँ, क्योंकि आप पॉलिटी में ये चीज़ें पढ़ते ही हैं बार बार, ये बल्कि बर्डन हो जाता है कि आपके ऊपर नोट्स का इतना बड़ा मैटर सब कुछ डालेंगे। तो आर्टिकल 203 के सब क्लॉज 1, 2, 3 में दिया है। संचित निधि पर मतदान नहीं होगा, ये सारी व्यवस्थाएं दी हैं उसमें। आर्टिकल 204 में देखिए विनियोग विधेयक के बारे में दिया है, तो इनको आप संवैधानिक प्रावधानों को भी कोट कर सकते हैं उसमें। बजट लेखों में सम्मिलित विषय कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। 4 प्रकार के देखिए आंकड़े शामिल किए जाते हैं बजट लेखों में, जैसे बजट वर्ष के बजट अनुमान, तो बजट का वर्ष है उसका अनुमान, और बजट पूर्व के बजट जो पूर्व वर्ष होता है उसके बजट अनुमान उसका भी, और बजट वर्ष से पूर्व वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और पूर्व वर्ष का लेखा जो वास्तविक आंकड़े होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो 4 प्रकार के आंकड़े इसमें बजट में शामिल किए जाते हैं। कुछ चीज़ें देखिए नोट डाउन कर लीजिए, जैसे पूर्व वर्ष के आंकड़े केवल तुलना करने के उद्देश्य से ही यहाँ शामिल किए जाते हैं, दिए जाते हैं। अब देखिए यूपी बजट की जो है सामान्य विशेषताएं, अर्थव्यवस्था की तो हमने पहले देख ली। अब ये बजट की, यूपी बजट की सामान्य विशेषताएं क्या है, क्योंकि देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पॉइंट टू पॉइंट आपका ये नोट्स तैयार किया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस करंट आप बार बार बोल रहे हैं आपसे कि करंट को आपको ऐड ऑन करना है, नहीं तो लास्ट में हम लोग कराई देंगे आपको ऐड। बजट निर्माण संबंधी सभी प्रक्रियाएं जो है राज्य वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के सहयोग से ये बजट का निर्माण किया जाता है। बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, वित्त मंत्री के भाषण के साथ होता है। चरण देख लीजिए क्या क्या होते हैं, सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है कि बजट पेश करने के चरण बताइए। तो बजट का प्रस्तुतिकरण पहला होता है, फिर साधारण चर्चा होती है, आम बहस भी बोलते हैं जैसे, फिर अनुदानों की मांग पर मतदान होता है, तो ये चरण है। विनियोग विधेयक फिर पारित होता है। तो ये हो गए आपके 4 चरण। आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है बजट का? तो राज्य में उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाकर उनका तर्कसंगत आवंटन करना। फरवरी में प्रस्तुत होता है, चुनावी वर्ष को छोड़कर। ये आगे देखते हैं यूपी बजट का महत्व क्या है वो देख लीजिए। तो देखिए महत्व क्या है, पहला इसमें संसाधनों का आकलन एवं उनका उचित आवंटन करने में ये सहायक होता है। आगे देखिए संसाधनों को गतिशील बनाने में भी ये उपयोग होता है। सामाजिक न्याय में सहायता करता है, संतुलित क्षेत्रीय विकास करने के माध्यम है ये। सरकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों को लाभार्थियों से परिचित करवाने में भी उपयोगी होता है। बुनियादी ढांचे का विकास इसके माध्यम से होता है। निवेशकों को आकर्षित करने का भी एक उपकरण है। जब देखा होगा बजट वगैरह पेश होता है तो शेयर मार्केट वगैरह का भी कितना फ्लक्चुएट होता है वो सब आप जानते हैं, सब बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें। बुनियादी ढांचा देख लीजिए, बुनियादी ढांचा को क्या होता है, यहाँ ये परिभाषा है, किसी विशेष स्थान में स्थापित एक ऐसी व्यवस्था जो स्वाभाविक एकाधिकार वाली, उच्च निवेश से निर्मित, बेची न जाने वाली, योग्य, प्रतिद्वंदता से मुक्त और मूल्य विशिष्टता से युक्त हो। ये परिभाषा दी है आपकी रंगराजन आयोग ने 2011 के रंगराजन आयोग ने दिया है, जो समिति गठित हुई थी। तो ये आपके लिए किसी भी आयोग की परिभाषा को उठा के डालते हैं ना तो वो बहुत बेस्ट होता है। थोड़ा सा 1-2 बार पढ़िए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो इसको आपको लिख देंगे बुनियादी ढांचे में, तो इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा होगा। बुनियादी ढांचे के प्रकार देख लेते हैं। एक तो सामाजिक है, एक आर्थिक प्रकार। तो इसमें देखिए क्या है, सामाजिक में सामाजिक सेवाओं का समर्थन करने वाली सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि। यह परोक्ष रूप से आर्थिक प्रणाली का समर्थन करती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करती है, ये मानव पूंजी भंडार में वृद्धि करती है। तो ये सामाजिक इसके हो गए पॉइंट। बाकी क्या है बुनियादी ढांचे के आर्थिक पॉइंट। आर्थिक में क्या है, आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता एवं सुधार होता है। सड़कें, ऊर्जा, परिवहन आदि आप जानते ही होंगे इनके बारे में। आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार ये हो ही गया है, ये डबल लग गया है, ये वाला काट दीजिए, ऊपर दिया हुआ है। भौतिक पूंजी भंडार में वृद्धि होती है इससे। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे। अब महत्व देख लीजिए, और
महत्व में देखिए, आर्थिक महत्व देखिए पहले इसका। इससे क्या होता है, कृषिगत आय में वृद्धि होती है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है, रोजगार का सृजन होता है, राजकोषीय अभिवृद्धि होती है इससे। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक महत्व देख लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पे विकास होता है। पलायन जैसे प्रवास बोलते हैं, उसकी प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगता है, लोगों को रोजगार मिलता है जिससे कि वो पलायन रुकता है। ग्रामीण जीवन स्तर में वृद्धि होती है, समावेशी विकास होता है इससे। सांस्कृतिक महत्व देख लीजिए तो ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण होता है, अल्पसंख्यक स्वीकृति का संस्कृति का संरक्षण होता है, यहाँ पे ये सांस्कृतिक महत्व हो गए सारे। अब बुनियादी ढांचे के विकास में बाधाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। भूमि प्राप्ति में बाधा होती है, क्योंकि ऐसे कई सारे कानूनों, पुराने कानून थे जिनको अभी बदला भी जा रहा है, तो ये भूमि जैसे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, रोड वगैरह, तो वहाँ भूमि प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याएं होती थी। भ्रष्टाचार, ये तो मेन बाधा है, हर कहीं पे पॉइंट में आप डाल सकते हैं किसी से भी। त्वरित निर्णय प्रक्रिया में बाधाएं होती हैं, क्योंकि डिसीजन जो मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है, उसमें तुरंत डिसीजन लेने के लिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, जिससे कि उसका कोई भी परियोजना है या योजना है उसका खर्च बढ़ जाता है। जैसे समय बढ़ता है उसके बाद अब भी जानते होंगे इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उन चीज़ों में महंगाई आ जाती है, और जो आज होना था अगर वही 1 साल बाद शुरू होती है कोई परियोजना तो उस पर काफ़ी लागत बढ़ जाती है। पेशेवरों की संस्थागत क्षमता में कमी आती है। निवेश की समस्या है, ये पूंजी की कमी है, जैसे जीएसटी प्रणाली से राजस्व में कमी आती है। लाल फीता शाही तो जान ही रहे हैं, ये तो मेन आपका हर जगह पॉइंट डाल दीजिए। अभी भी आज भी मानसिकता औपनिवेशिक काल की चली आ रही है, तो औपनिवेशिक मानसिकता भी डाल सकते हैं, लाल फीता शाही। और वो कुशल मानव संसाधन का अभाव है, और पर्यावरण क्लियरेंस की समस्या रहती है। यहाँ पे पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिल पाता है किसी विकास परियोजनाओं को, और परियोजनाओं की तकनीकी वित्तीय योग्यताओं पर काम करने और प्रदर्शन का मूल्यांकन सुनिश्चित करने वाले तंत्र का भी अभाव देखने को मिलता है। वो सरकारी प्रयास देख लीजिए जो हुए हैं इस दिशा में, जैसे भ्रष्टाचार व विभेद को रोकने के कुछ उपाय हुए, जैसे जीरो टॉलरेंस की नीति है आपकी जो यूपी सरकार चलाती है। यूपी इन्वेस्टर समिट द्वारा निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। ट्रिपल पी मॉडल को प्राथमिकता दी जा रही है। निर्णय प्रक्रियाओं में तेजी लाना है ना, और मूल्यांकन तंत्र के विकास पर बल दिया जा रहा है। निश्चित समयावधि में परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य भी तय किया जा रहा है। प्रशासन की, एक सेकेंड, जो जिला प्रशासन की वीसी से रिपोर्ट की प्राप्ति भी हो रही है इसमें। तो काफ़ी चीज़ें बदलाव की हैं, ये सरकारी पॉइंट में आप दिखा सकते हैं सरकारी प्रयासों में, क्योंकि ये आपका, ये जो मान लीजिए हर प्रश्न में ये आपका कंपलसरी रहेगा सरकारी प्रयास, तो इनको तो आप एकदम रट मारिए, सरकारी प्रयासों को, सुझावों को। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेंस के दृष्टिकोण से कुछ ही आयाम होते हैं जिन पे आपको जैसे काम करना रहता है। जैसे पॉइंट क्या क्या है, आपको इंट्रो अच्छा होना चाहिए, इंट्रो में कोई अच्छी स्टैंडर्ड आपकी परिभाषा हो या करंट रिलेटेड डेटा हो, उससे शुरू कर सकते हैं। मेन बॉडी में आपको ये पता ही कि ज़्यादातर जो पूछता है वो क्या है, समस्याएं पता हों आपको, समस्याएं पता हैं, समाधान उनके हों पता आपको, और इसमें आपको सरकारी प्रयास तो ये सबके ही पता होने चाहिए। तो कुछ डायमेंशन हैं जिनको लेके प्रश्न बनते हैं, और इनकी कुछ जो भी होते हैं लाभ वगैरह ये सब आपके ये मालूम होने चाहिए। तो जितने हैं ये डायमेंशन वो हम लोग कवर करा देते हैं। महत्व क्या है इनका किसी भी चीज़ में जो पूछा जाता है, तो ये सारे अगर ये पॉइंट आपके जैसे तैयार हैं, कुछ जैसे सरकारी प्रयास ये कंपलसरी होता ही है। वे फॉरवर्ड आपको लगभग लिखना ही रहता है ना, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दें तो वे फॉरवर्ड आपका लिखना रहता है। तो ये चीज़ें आपको पहले से तैयार करके रखिए, इंट्रो, वे फॉरवर्ड, सरकारी प्रयास और कंक्लूजन, इन पे आप पहले से काम करके रखिए। बाकी देखिए चीज़ें, समस्याएं, समाधान, ये तो आपके ज़्यादातर सब में पूछे ही जाने हैं, तो लगभग समस्याएं भी सभी के कुछ पॉइंट सेम ही हैं, ठीक है ना। तो ये था वीडियो पहली यूनिट का, कैसा लगा बाकी ने जिन्होंने नहीं देखा, पेपर 6 का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, है ना। वहाँ पेपर 5 और 6 दोनों कंप्लीट करा दिए गए। आंसर राइटिंग के भी वीडियो पढ़ते हैं आपके चैनल पे, जो भी आज चाहते हैं आप कंप्लीट यूपी पीसीएस की तैयारी करना, है ना, तो वो आप इस चैनल से आप अच्छे से कनेक्ट हो जाइए। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी आपकी मित्र मंडली है आपको भी शेयर करना ये चीज़ें, क्योंकि अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, ये हमारा भी कर्तव्य है। चलिए, तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।